अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू था। आज हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन इन मैन। अच्छा, एक सिंपल टॉपिक है, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। इसमें हमने अपना पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने क्या करना है, इसमें पढ़ना है। सबसे पहले जी है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी 3 फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है: फिल्ट्रेशन, मॉइस्चनिंग और टेम्परेचर रेगुलेशन। फिल्ट्रेशन के लिए इसमें म्यूकस, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो डिफेंसिव सिस्टम के ऊपर एक्ट करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को एयर ट्रैकियल सिस्टम में जाने से रोकते हैं। मॉइस्चनिंग के लिए म्यूकस मौजूद है जो एयर को मॉइस्ट करती है। हम पहले फैक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एयर जो है ना वो मॉइस्चर में ज़्यादा डिज़ोल्व होती है, ईज़िली या रेडली एब्जॉर्ब होती है बानिस्बत के ड्राई सरफेस के। टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि हमारे नोज़ में सबसे ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। वहाँ से एयर हमारे एक और सिस्टम में दाखिल होती है जिसको हम फेरस कहते हैं। ये एक मस्कुलर पैसेज है विद म्यूकस मेम्ब्रेन। यही वो रास्ता है जहाँ पर खुराक और हमारे जो सांस का जो रास्ते हैं वो कॉमन हो जाते हैं और यहीं से अलग होते हैं। इसके बाद हवा फेरेंक्स से होती हुई चैनलाइज होती हुई लैरिंक्स में पहुंचती है, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये अपर एंड है ट्रैकिया का और ये कार्टिलेजियस से बना होता है और इसमें 2 फाइबरस बैंड होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं साउंड प्रोडक्शन में। ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स को ग्लोटस कहा जाता है। ये भी एक मस्कुलर हिंग, इसमें मस्कुलर हिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है एपिग्लोटस के ऊपर, जो एक्ट करता है एज अ लिड के तौर पर, जो हेल्प आउट करेगा कि जो फूड मटेरियल है वो सांस की नाली में दाखिल ना हो सके। ऑफ एंटरिंग द फूड इन एयर पैसेज वे। नेक्स्ट ट्रैकिया है, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। सी शेप कार्टिलेज इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकाई एक ट्यूब्स के अंदर। ये सी शेप कार्टिलेज इसके अंदर भी मौजूद होते हैं, यानी ट्रैकिया से होते होते सी शेप कार्टिलेज ब्रोंकाई तक आ रहे होते हैं। ब्रोंक्यूल्स यानी यही ब्रोंकाई आके डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर। इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं ना, इनके पास कार्टिलेज नहीं होती, ये सॉफ्ट होती हैं, स्मॉल्स होती हैं, स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, कुछ डायमीटर्स की होती हैं और फिर यहाँ से एयर एल्वोलाई की तरफ जाती है। एल्वोलाई जो लास्ट पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये एयर सैक्स हैं, स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल यूनिट हैं, एक सेल की थिकनेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें, और यहीं पर गैसों का तबादला होता है। यानी नेसल कैविटी, फेरेंस, लैरिंक्स, ग्लोटस और ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तक एयर को बेसिकली यहाँ लाने का मकसद था। यहाँ पर एयर जो है ना वो मूव करती हुई एल्वोलाई पर आकर यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास फिर 2 से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डायफ्राम, ये लंग्स कैविटी के नीचे एक शीट ऑफ स्केलेटल मसल है जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होकर लंग्स में गैसों के तबादले में मदद करती है। प्लूरा एक डबल मेम्ब्रेन है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को में फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, वो ओवर एक्सपैंड होने से फट ना जाए उससे बचाती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी हिफाजत के लिए एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको प्लूरा कहा जाता है। फिर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, ये भी आपने पढ़ा ही होगा 9th-10th में, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि इंस्पायरेशन को इनहेलेशन और एक्सपायरेशन को एक्सहेलेशन कहते हैं। ये एक पैसिव एक्सपेंशन है इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन पैसिव कॉन्ट्रैक्शन है। अच्छा, ये पैसिव है, इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। लंग्स जब भी इनहेल और एक्सहेल करता है, इसमें ये कोई भी एनर्जी बॉडी से रिसीव नहीं करता। ये जिस्म का वो वाहद मैकेनिज़्म है जो आप विदाउट एनी एनर्जी, सिर्फ ग्रेडियंट को यूज़ करके, हाई लो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपकी बॉडी के अंदर एक निज़ाम चला रहा है और आपकी बॉडी से कोई हर्जाना भी इस चीज़ का नहीं ले रहा होता। तो विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी ये एयर जो है ना वो मूव इनसाइड और आउटसाइड जाती है। इसको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कहते हैं। टेकिंग ऑफ द एयर इनसाइड इंस्पायरेशन है और टेकिंग ऑफ एयर आउटसाइड एक्सपायरेशन है। इसमें होता ये है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और लेस डोम लाइक हो जाती है।
रिब मसल भी इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिल्कुल, और एक्सपायरेशन इसमें ऑपोजिट होती है, मोर डॉम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स कर जाती है। रिब मसल रिलैक्स करेंगे, अब इससे फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, जब रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिब मसल, तो रिब मसल जो हमारा रिब केज है वो ऊपर की जानिब उड़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर एक खला वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से अंदर दबाव कम हो जाता है, लंग्स पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर के अंदर प्रेशर ज़्यादा और लंग्स में प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से एयर अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसको इन्हेलेशन कहते हैं। दूसरी जानिब जब यही काम उलट पड़ जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और अंदर दबाव प्रेशर बढ़ जाएगा, और अब अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहर कम, तो एयर इनसाइड से आउटसाइड मूव कर जाएगी। इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। इसके बाद है जी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक शॉर्ट क्वेश्चन है साइड बॉक्स के अंदर। ये उसमें होता है जो प्री मेच्योर इन्फेंट यानी बच्चे होते हैं जिनका जेस्टेशन पीरियड 7 माह से कम होता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में उनकी पैदाइश 7वें माह करनी पड़ती है, क्योंकि अभी इनके महीने में आप कह सकते हैं 2 महीने और चाहिए थे, तो इनकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनमें से एक प्रॉब्लम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है कि इन सर्फेक्टेंट इन जस्ट लाइक अ लिक्विड प्रोड्यूस इनटू द लंग्स। अच्छा, ये लंग्स को हेल्प आउट करता है कि लंग्स कोलैप्स बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो एक लिक्विड अल्लाह ताला ने आपके लंग्स के दरमियान में रखा है कि जब एयर बाहर जाए तो लंग्स बिल्कुल आपस में जुड़ ना जाएं, क्योंकि ये स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो कहीं ये जुड़ ना जाएं, जो फिर इनको सेपरेट करने में जो है ना वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो एक लिक्विड को बहाया गया ताकि ये कोलैप्स ना हो, मगर इन बच्चों के अंदर ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है जी। प्रोड्यूस टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द लंग्स कोलैप्स, जिसमें फिर बच्चे को ना सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। इसमें फिर बच्चों को इंक्यूबेटर्स पर रख कर ना 2 माह के लिए जो है ना उनकी ग्रोथ इंक्यूबेटर्स में ही करवाई जाती है, ताकि वो प्रॉपर डेवलप हो जाए, प्रॉपर जो उनमें चीज़ें रह गई हैं वो मिस हो गई हैं वो डेवलप हो जाए। नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो उसने कहा कि ऑक्सीजन जो है ना वो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र करेगी ना वो हीमोग्लोबिन ही करती है बॉडी के अंदर, और हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन मिल जाता है इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है ना वो हमारे खून की, वो अगर 100 ml हो तो 20 ml जो है ना वो ऑक्सीजन इंटेक करता है सी लेवल पे, याद रखिएगा। अब उसने कहा जब प्रेशर हम ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हम तो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो हमें मुश्किल आती है सांस लेने में, क्यों आ रहा है? वो दरअसल प्रेशर डिफरेंस है, सी लेवल और माउंटेनियस लेवल में फ़र्क है। अब उसने यहाँ पर एग्जांपल दी, उसने कहा अगर आपके पास 100 mmg प्रेशर हो तो 19.6 ml ब्लड सेचुरेट हो पाता है। सेचुरेशन मतलब मुकम्मल, सेचुरेशन मतलब है कि कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ पाए, तो वो 19.6 ml है 100 ml में से। लेकिन अगर आप 60 तक या 60 से नीचे ले जाएं तो फिर हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ पाती, क्योंकि वो इतना प्रेशराइज ही क्रिएट नहीं कर पाती कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ पाएँ। तो इस तरीके से उससे हीमोग्लोबिन अनस्टेबल होता है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उलझन होती है इंसान को। ठीक है जी। तो ये चीज़ें इसलिए फेस करनी पड़ती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो ये था जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन ही की मदद से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। और फिर हमने यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस देखा विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कौन से फैक्टर्स ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर असरअंदाज कर सकते हैं, वो 3 हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पीएच। हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर भी यही सेम इफ़ेक्ट होगा, पीएच बढ़ाएंगे तब भी यही सेम इफ़ेक्ट होगा। यानी तीनों की तादाद बढ़ जाने की वजह से हीमोग्लोबिन की होल्डिंग कैपेसिटी अबाउट ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये थे जी फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ तक जी हमारा था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।